Hello, friends. Namaskar. I'm Vikas Bhardwaj, and in today's lecture, we will be taking up again very important topics, which will be coinciding and linked with your general studies paper. As I have spoken to you, many of you on the phone and also through our interactions, what I've seen is that what is required is that you must be able to channelize your energy. You must not look for any shortcuts, and you must be very, very having a very strong perseverance, that is weekly revision, and also making sure that whatever is being discussed through our personal interactions, it must be coming very smart. जो भी हमारी बात होती है, जो भी हमारी सिंपल मंत्र है, उसको कंसिस्टेंटली और स्मार्टली फॉलो कीजिए। उसकी स्ट्रेटजी को हमेशा ऐसे वर्किंग मोड से रखिए जो हमें नेक्स्ट डे भी सपोर्ट और हेल्प करे। ऐसी अगर दिशा में मैं बात करूं और इसी एंगल से अगर मैं बोलूं और मैं एक क्वेश्चन उठाऊं कि भाई क्या हो सकता है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चैलेंज किया गया रिसेंट टाइम्स में, क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1950 में, जिसकी वजह से नेहरू जी ने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को अमेंड कर दिया था। तो दो इंपॉर्टेंट केस है इसमें, एक है रमेश थापर केस, दूसरा है ब्रिजभूषण केस, जिसकी वजह से अमेंडमेंट हुआ था। यानी कि अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन जो स्पीच के ऊपर थी, फ्री स्पीच के ऊपर, वो एक्सटेंड हो गई थी। लेकिन साथ में क्या हुआ, कर्व्स जो भी होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शंस की, वो रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कर्व्स भी आई और रीजनेबल भी हुई, और दो केसेस आए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, वो गारंटी करता है हमें फंडामेंटल राइट दैट इज फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, ये फ्रीडम अनफेटर्ड नहीं है, ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। इस फ्रीडम के अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। दिस इज फॉलोड बाय आर्टिकल 9 क्लॉज 2, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस है, या फिर आप कह लीजिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द राइट। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या रीजनेबल एक्सेप्शंस हैं, ये आप जब एक बार बेयर एक्ट देखेंगे, आप खुद पढ़ेंगे रिलैक्स होकर, तो आपको समझ में आएगा कि यस, ये बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक, इट एग्रीड टू एग्जामिन द प्लिया that last week, I mean to say, in the first week of November 2022, it has agreed to examine the plea challenging challenging the expansion of restrictions or to the fundamental rights to freedom of speech and expression that was made by the first amendment to the constitution. So petitioner ने क्या बोला, petitioner बोलना चाहता है कि भाई 7 साल हो गए जब ये फोर्स में आया था, और उससे उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको डैमेज हुआ है। तो मेरा बात सिर्फ यहाँ इतनी सी है, जो मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी, कि फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। जब 1 साल हुआ था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, उसी समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, एक बिल इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट के लिए, और वो बिल इंट्रोड्यूस किया था 1951 में। एंड द अमेंडमेंट बिल वाज रेफर्ड टू द सेलेक्ट कमिटी व्हिच कंसिडर्ड द इशू फॉर अबाउट अ वीक और सो, और अमेंडमेंट ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट इन जून 1951। सो मई में बात हुई, जून में हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट बिल sought to make several constitutional changes, from exempting land reforms टू स्क्रूटनी टू लैंड रिफॉर्म्स को स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, जो हम जानते हैं शेड्यूल 9 में भी चले गए, एंड टू प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शंस टू द बैकवर्ड क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट आल्सो एक्सपेंडेड ऑन द स्कोप ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्री स्पीच, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बात क्या हुई, बात ये हुई कि आर्टिकल 19 1 ए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। बट दिस फ्रीडम इज नॉट, ऑब्वियसली एज आई सेड, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इट इज फॉलोड बाय आर्टिकल 19(2), जो मैंने पहले बताया, उसके अंदर आपके एक्सेप्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो द टेक्स्ट अगर हम देखते हैं आर्टिकल 19(2) का टेक्स्ट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां कुछ ऐसा लिखा है कि नथिंग इन द सब क्लॉज ए और ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, या फिर वो प्रिवेंट नहीं करेगा स्टेट को कोई भी लॉ बनाने में रिलेटिंग टू डिफेमेशन या लिबल या स्लैंडर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या कोई भी ऐसा मैटर जो ऑफेंड करता है, विच ऑफेंड्स अगेंस्ट एनी मोरालिटी एनी डिसेंसी, और जो स्टेट की सिक्योरिटी को अंडरमाइन भी करता है, या फिर स्टेट को आप ओवरथ्रो करने की बात करते हैं। ये बात हुई जो ओरिजिनल था, नथिंग इन द सब क्लॉज 2 shall affect द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, जो कि इन बातों को प्रिवेंट करेगा, सिंपल। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद हुआ, अमेंडमेंट जब हो गया, उसने उसने बोला कि नथिंग इन सब क्लॉज ए of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। क्या, कैसा लॉ, जो लॉ इंपोज करता है रीजनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट conferred by the state, किसके इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया।
फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, जो कि जनरल पब्लिक ऑर्डर भी आप इसमें बोल सकते हो, डिसेंसी मोरालिटी भी आप लेके आ सकते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट किसी ऑफेंस के लिए भी। तो यानी कि दो चेंजेस उसने कर दिए। पहला, एक क्वालिफिकेशन रीजनेबल वर्ड से इंट्रोड्यूस की, रीजनेबल टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द आर्टिकल 19(2), ये सबसे इंपॉर्टेंट पहले इंट्रोड्यूस किया। इसका ओरिजिन कहाँ जाता है? डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाता है। इट हैज बीन डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये इंसर्ट करने से क्या हुआ? डोर खुल गए। डोर खुल गए किसके लिए? जुडिशरी के लिए, कि वो जो है पार्लियामेंट की रिस्ट्रिक्शन जो इंपोज की गई है उसके ऊपर वो चर्चा कर सकते थे। सेकंड अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ, पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अब इससे नैरो टर्म्स आ गए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आ गई। 1950 की जो बात हुई, सुप्रीम कोर्ट की जो दो रूलिंग आई थी, उसकी वजह से ये वर्ड आए थे। अब स्टेट की जो पावर थी फ्री स्पीच को कर्ब करने की, उसके अगेंस्ट थे, इसलिए ये आ गया। तो ये जो दो वर्डिक्ट्स पास हुए, जैसे मैंने कहा ब्रिजभूषण और रमेश थापर वाला जो केस था, ये वर्डिक्ट्स थे जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि फर्स्ट अमेंडमेंट आया। मतलब कि रमेश थापर केस एंड ब्रिजभूषण केस। मेंस के एग्जाम से अगर मैं बोलूं तो जो पहला केस है जिसको हम आप कह रहे हैं कि रमेश थापर केस, इस केस में हुआ क्या था? मद्रास गवर्नमेंट ने, उस समय तमिलनाडु तो क्रिएट नहीं था, मद्रास गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था क्रॉस रूट्स। एक लेफ्ट मैगजीन थी जिसका नाम था क्रॉस रूट्स, उसको बैन कर दिया था उसने, क्योंकि गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फ्री स्पीच की रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में। पिटिशनर ने जब चैलेंज किया मद्रास मेंटेनेंस, जब वो मतलब कि उसको किया, तो प्रोविजन, क्योंकि ऑथराइज करता था गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए। कोर्ट ने बोला भाई पब्लिक सेफ्टी पब्लिक ऑर्डर ये जो है ये स्कोप में आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि भाई अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन आर्टिकल 92 कुड बी इक्वेटेड विद पब्लिक सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो कोर्ट ने डिसएग्री कर दिया गवर्नमेंट के साथ, और उसके जो प्रोविजन को तो वन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। क्योंकि कोर्ट ने बोला दोनों प्रोविजंस में बहुत फर्क है, जो आप जिस जिस प्रोविजन से आप किताब को बंद कर रहे हैं और जो प्रोविजन आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। डिसेंटमेंट वहां भी हुई, डिसेंट हुआ। एक जस्टिस साहब थे, उन्होंने बोला कि भाई पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक ऑर्डर जो है वो अंडर, अगर पब्लिक ऑर्डर भी एक तरीके से जुड़ा हुआ है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से। ऐसे ही ब्रिजभूषण केस आया। ब्रिजभूषण केस भी किससे जुड़ा हुआ था? जब प्री सेंसरशिप ऑर्डर इशू कर दिया चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली ने, आरएसएस का एक माउथ पीस है जो उसका नाम ऑर्गेनाइजर है, उसके लिए प्री सेंसरशिप कर दिया। और वो गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिकल था वो मैगजीन भी। ब्रिजभूषण ने उसको चैलेंज किया, ब्रिजभूषण जी ने उसको चैलेंज किया, और ऑब्वियसली जो सेक्शन जो भी था, जिस सेक्शन के अंदर उसको बैन किया था, उस सेक्शन को चैलेंज किया, क्योंकि वो सेक्शन जो है प्री स्क्रूटनी अलाउ करता था, प्री पब्लिक स्क्रूटनी जैसे ब्रिटिश के टाइम पे होती थी। जब ये केस गया रमेश थापर केस की तरह, इसके अंदर भी वही वर्डिक्ट आया जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट रमेश थापर केस में दिया, वही केस जो है ब्रिजभूषण केस में दिया। उस समय चीफ जस्टिस थे हीरालाल कानिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड एंड आप ये लगा लीजिए कि जो उन्होंने मेजोरिटी फॉर्म की और उसकी वजह से स्ट्रक डाउन किया। तो जब ये दोनों केस आए और इन दोनों केस की वजह से जो सरकमस्टेंसेस हुए, उसकी वजह से आप लगा लो फर्स्ट अमेंडमेंट आया। और फर्स्ट अमेंडमेंट की वजह से, जैसा मैंने कहा, दो क्लॉजेस के अंदर चेंज आया। तो मैंने कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की, आप रीड कीजिए इसको, आप इसको लिंक कीजिए, आप इसको समझिए, और कोई भी डाउट होने से वी विल अगेन डिस्कस इट। नाउ गेटिंग इनटू द ग्रूव, जो हमारा मेन आज का लेक्चर का पार्ट है, लेट्स सी, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, और हमें देखना पड़ेगा कि उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, now here on your screen, Indian Express, we are starting with the idea that how to go about the key ideas and making things mindful and also clear for you.
So Imran Khan survives assassination bid. His party blames Pak army. एक political development है. गुजरात elections की डेट आ गई. ये भी एक political event है. That's fine. Weather, availability of forces, वो decisive factors हैं. पोल का क्या शेड्यूल होना चाहिए. Non BS6 diesel vehicles, they are banned in Delhi NCR because of the poor air quality or pollution. And pandemic का effect हुआ obviously dip in the number of schools and surge in teacher exits. टीचर्स ने स्कूल छोड़ा या छोड़ना पड़ा और बच्चे भी कम हुए. तो यानी कि आपको सोचना है सिर्फ पेंडेमिक ही नहीं, नक्सलाइट एरियाज में क्या होता होगा, या फिर जहां पर पॉवर्टी है वहां रेगुलरली क्या होगा, जहां पर जीडीपी ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ थोड़ी है पुअर स्टेट्स के अंदर, वहां क्या होगा, इंटीरियर्स में क्या होगा और उसके चैलेंजेस और सॉल्यूशंस क्या है. ये हमारे लिए सोचने की बात है. बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एथिक्स के लिए एक प्रधानमंत्री जी ने बात कही, अभाव ऑफ एमिनिटीज एंड दबाव फ्रॉम गवर्नमेंट, इससे करप्शन फीड होता है. इसके लिए हमें एक्ट करना चाहिए. वन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. One must not give social support to any those who are corrupt. Corruption must be fought by the आम आदमी. Corruption is reflected by the middle class. जब मिडिल क्लास को करप्शन फील करना पड़ता है, मिडिल क्लास को जब करप्शन उसको होता है, तो ये लगा लीजिए उस वो एम्यूनिटीज से दूर चले जाते हैं, उनको ताकत लगानी पड़ती है और वो जो है रियल चीजों को नहीं कर पाते. अगर मैं आपसे एक फिलोसफिकल और सिंपल भाषा में कहूँ, दैट इज वाई करप्शन मस्ट बी फॉट टूथ एंड नेल. बहुत अच्छी बात कही. कूनो, हमने चीतास की बात पहले भी की थी, तो चीतास का अभी आप पहले लेक्चर में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. नाउ दे आर गेसिंग अबाउट द प्रेगनेंसी स्टेटस. जो हमारे जो आए थे चीतास, बिग कैट्स, उनकी बात हो रही है, तो उनकी अभी हम जांच कर रहे हैं. उस पर और न्यूज इंपॉर्टेंट होंगी, तो हम जरूर शेयर करेंगे. और राइट नाउ दे बिलीव दैट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो जेस्टेशन पीरियड होता है चीताज में, दैट इज ऑफ 93 डेज. और चीताज जो है कंपल्सिव हंटर्स होते हैं, लीन है, एरोडायनामिक बॉडी फ्रेम होता है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है यूजुअली विजिबल नहीं होते प्रेग्नेंट चीताज में अंटिल 3 days बिफोर द चाइल्ड बर्थ. तब साइन पता लगते हैं सिर्फ 3 दिन पहले कि भाई कुछ देयर इज अ स्लाइट बल्ज इन देयर लोअर एब्डोमेन अलोंग विद सोलन निपल्स, जिससे एक्सपर्ट को पता लगता है कि भाई प्रेग्नेंट है. अदरवाइज पता लगाना बहुत मुश्किल है. The status of the cheetah, the one who can be pregnant, was even unclear when they were brought in here in India. So it is being a guessing game, but I'm just sharing with you a few points. ऐसे ही मैं लाइका की बात करूं, लाइका was one of the first animals which was taken to space. लेकिन ऐसा नहीं कि लाइका फर्स्ट थी, लाइका से पहले भी चिम्स, monkeys और बाकी एनिमल्स को ऊपर ले जाने की बात की थी. फ्रूट फ्लाइज को भी लेके गए ताकि टेस्ट किया जा सके हाउ दे सर्वाइव, हाउ दे वर्क, हाउ दे बिहेव इन स्पेस. यहाँ से ऑक्सीजन लेके गए थे और लाइका जो है वापस ऑब्वियसली नहीं आ पाई थी. ऑक्सीजन गॉट फिनिश्ड. बात की गई थी कि पेनफुल नहीं होगी डेथ, लेकिन इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप का पार्ट है जो कि हमें दर्शाता है. तो मैंने बात की एथिक्स की, साथ में हमने बात की कूनो की, जिसमें हमने देखा कि भाई क्या होना चाहिए. सिस्टम ऑफ स्कैरसिटी एंड प्रेशर must be changed. That is a very beautiful statement. It must be written by candidates in a bold and a confident manner. Moving further, Haryana as a case study. Haryana is a case study of controlling stubble burning and the crop residue. Private contractors को दिया गया. Private contractors को they have been provided with balers. एक मशीन होती है that compresses crop residue into compact bales. ऐसे करके बेल बना देती है, उसके मोटे मोटे गट्ठे बना देगी वो. And these are taken up by them free of cost. And these bales are used for cardboard factories, biomass plants, boilers, ethanol plants. छोटे से मार्जिन के ऊपर यहाँ से उठाकर वो दे देते हैं. And it is a good initiative and that's how Haryana has been able to do so. But Punjab के केस में ऐसा नहीं हुआ because Punjab is being little stubborn, little being rigid. Along with Punjab and Haryana, both Punjab and Delhi government is same, and they both are going for Indian Agriculture Research Institute पूसा का जो वो जो एक उनका जो क्रिएशन है जो उन्होंने किया, कि भाई इसको अगर हम कहना फैला देंगे, हम जो है इसको अगर यू नो जितना हो सके उतना हम खेतों में डालेंगे, बिकॉज 24,000 फायर्स आर इन ऑन अकाउंट ऑफ पंजाब ओनली, this within just 2 days.
तो वो उस पर फोकस ज्यादा है, रादर देन going with the idea of the what it has taken up. So that is why in case of Haryana it is showing the result, but not in case of Punjab as of now. Secondly, uh, अगर हम बात करें जो जीएम क्रॉप की रिलीज करने की बात करें, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में केस आया. इट हैज बीन पुट अप, एंड द मेन पॉइंट इज दैट द herbicide tolerant crop जो GM crops होती हैं, they will be unsustainable and unsuitable for India, because herbicide once sprayed on HT crops, it is supposed to be creating cancer. And नॉन GMO अल्टरनेटिव्स जो अवेलेबल हैं, अब हमें देखना है, आप गूगल करके देखिएगा नॉन GMO अल्टरनेटिव्स क्या क्या है. नॉन GMO अल्टरनेटिव जो इंडिया में है, उनको उनका कहना है कि यूज करना चाहिए रादर देन प्रमोटिंग GM क्रॉप्स. वेयर द गवर्नमेंट सेज कि हम स्ट्रिक्ट विजिलेंस के अंदर, हम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के अंदर विद इन द पूसा कैंपस हम उसका ट्रायल करेंगे. तो लेट्स सी हाउ इट इज मूविंग ऑन. देन गोइंग विद द नेक्स्ट पॉइंट. Okay. Yes, this is also a wonderful point that in railway ministry, when the middle level officers and the lower staff, and they are not गोइंग अवे विद द हैबिट ऑफ फिजिकल फाइल्स, वो फिजिकल फाइल भी रखेंगे, वो डिजिटल फाइल भी रखेंगे. जैसे हम भी प्रिपरेशन के टाइम ऐसा सोचते हैं कि भाई ये नोट्स बना लूं, ये गुम तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा. द हायर ऑफिसर्स हैव दे हैव green sheets. I have also worked on those green sheets. I have seen the way they are used, and it's a very very common parlance and common use in the government offices. आप देखेंगे उसमें एक लाइन होगी, ऐसे वाली green sheets भी होती हैं और plain भी होती हैं. So they are now being used in a very very selected manner. Higher officers की with approval only, limited number of green sheets will only be released, and they will be used by the officers, because पेपरलेस इन्वायरमेंट की तरफ मूव करना बहुत जरूरी है. हमने भी इसीलिए माइंडलेस नहीं, पेपरलेस अप्रोच रखी. एंड ऑब्वियसली आई आस्क यू टू क्रिएट एंड टू मिक्स एंड टू थिंक मोर एंड टू बी मोर एफिशिएंट देन द पास्ट. दैट इज ओनली वे अहेड. इंडिया इज गोइंग टू फोकस ऑन एक्शन बाय डेवलप कंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि जो मैंने आपसे पहले भी बात की है, COP27 में क्लाइमेट फाइनेंस की बात है. क्लाइमेट फाइनेंस कैसे आएगा, क्लाइमेट फाइनेंस कौन करेगा, उसको डिफाइन कीजिए. क्या उसके अंदर होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसका स्कोप क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होगा, लोन होगा, ग्रांट होगा, सब्सिडी होगी, होगा क्या, और पब्लिक फाइनेंसेस करेगा कौन, ये सब क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. जो उससे अफेक्ट हो रहे हैं उनको मिलना चाहिए. सॉफ्ट लोन्स अवेलेबल होने चाहिए. क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होगा, एडेप्टेबल फाइनेंस क्या होगा. ये सारे के सारे क्वेश्चन इंडिया इज गोइंग टू रेज, इंडिया इज गोइंग टू आस्क एज फार एज COP27 इज कंसर्न. एंड एज आई टोल्ड यू, दिस इज ऑल्सो गुड केस स्टडी. वंदे भारत ट्रेन आई, अब बार बार हमने पढ़ा, हमने लेक्चर्स में हमने फ्लैग किया था, आपने पिक्चर भी देखी होगी कि बार बार कैटल सामने आ जाती है. तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन इज दैट RPF एंड ऑल्सो the relevant authorities, they are going to ask all the सरपंच of the nearby villages. सबको लेटर डाला गया, सबको बोला गया मंथली अवेयरनेस कैंपेन में हमारे ऑफिसर्स को बुलाइए, कोई भी कैटल फ्री मत छोड़िए, उसको कैटल शेड में भेज दीजिए, लेकिन आप उसको फ्री छोड़ेंगे, देन आपको उसके लिए पेनलाइज किया जाएगा. दैट इज द ओनली वे. penal action will be there. This is the first. This happened for the first time that Baiju, when it went to lay off its employees in Kerala, for the first time it happened. State government stepped in, forced the IT company to follow the relevant labor rules, and it also forced Baijus to take those employees back, and also asked Baiju कि आप mandatorily जो लेबर के कानून के जो दायरे हैं उनको आप फॉलो करें, उनको देखें, और उसके बाद ही आप कर सकते हैं. आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है अचानक ही आपका मूड किया और आपने जो है सारे के सारे एम्प्लॉयज को अचानक से आपने बर्खास्त या आपने उनको रिजेक्ट कर दिया. सो दिस इज द फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड. सो दिस शोकेसेस सोशल सिक्योरिटी, दिस शोकेसेस गवर्नमेंट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर. बहुत सारे एलिमेंट्स इससे निकल के आते हैं, और आपको इसे सोचना, मॉडल के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि आखिर मॉडल क्या है जो हमें ये हेल्प नहीं कर पा रहा है, जो हेल्प कर भी पा रहा है, तो क्या वो वाकई सस्टेनेबल है, इतना हमें सोचना चाहिए. Poverty cannot be removed unless the poor have the power to make decisions that affect their lives. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, poverty cannot be removed unless the poor have the power to make decisions that affect their lives. करप्शन तो इसकी वजह से रहेगा ही रहेगा. पुअर को पता ही नहीं बेचारे को करना क्या है.
आप करोड़ों कमाए जा रहे हो, तो नेचुरली फिर तो फर्क आएगा ही आएगा. पॉवर्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड अनलेस द पुअर हैव द पावर टू मेक डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइव्स. Similar thing is with the examination. Similar thing is the affordable education. Similar thing is the inculcation of skills. It cannot be done unless you learn how to make decisions. Unless someone is standing behind you like a rock. कैसे कर लोगे आप? नहीं कर सकते. And that is the, I think, most crucial and most important. जो मैंने अभी आपसे पंजाब और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली गवर्नमेंट की बात की थी, अभी हमने चर्चा की थी. सो दैट इज वाई जो परसुएशन की बात करी है पंजाब गवर्नमेंट और दिल्ली, दे आर दे आर ऑफरिंग सब्सिडीज और दे आर पुशिंग जो बायोडिकम्पोजर जो AIRI ने बनाया है, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, उसकी हमने बात की. दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच, बट देन इट मस्ट बी डन अर्जेंटली. लेकिन साथ साथ में अगर मैं बात करूं, किसकी दिल्ली, किसका पोल्यूशन? क्या सिर्फ दिल्ली है कि कानपुर भी है? आपके शहर, जिस शहर में आप मुझे बैठकर सुन रहे हैं, उस शहर में भी तो पोल्यूशन होगा, सिर्फ गांव में नहीं होगा. तो क्वेश्चन इज दैट, क्या हमारा कोई कलेक्टिव रोल नहीं है? ज्योग्राफिकल फैक्टर, सिटी की लोकेशन, विंड स्पीड और पोल्यूशन और इंडस्ट्री जरूर मैटर करती हैं, लेकिन क्या हमारा कोई कलेक्टिव रोल नहीं है? सिटीजन एक्टिविज्म कहाँ जाएगा? ऐसा यूएस में भी हुआ है, ऐसा लंदन में भी हुआ है, लेकिन द स्टेप्स वर टेकन अप. तो यहाँ क्यों नहीं? क्या हम अपने शहर से प्यार नहीं करते? रेगुलेशन, बैन्स इम्पोज करने से नहीं होगा. हैंड होल्डिंग और इंडस्ट्री को जब तक आप परस्यू नहीं करेंगे, MSMEs को परस्यू नहीं करेंगे, जब तक आप किसानों को परस्यू नहीं करेंगे, जब तक कैसे होगा? स्टेप्स वर टेकन इन केस ऑफ लंदन एंड ऑल्सो इन केस ऑफ लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस तो इतना हेल्दी था कि बच्चे ही स्कूल से बाहर निकलने, बच्चे ही स्कूल जाना बंद कर दिया था. बट देन स्टेप्स वर टेकन, legislation was formed, then only something came up. Same thing is here also. So let's do something. Government, politicians, civil society, everyone is culpable. Everyone has made a mistake. So this is a wonderful idea. That is what we can say here. ईला भट्ट सेल्फ मेड थी, चीफ पिलर ऑफ वर्क था, लीस्ट प्रिविलेज सोसाइटी, जो लीस्ट प्रिविलेज है सोसाइटी में, उनके साथ वो काम करते थे, मैंने पहले भी बताया. एंड शी ऑलवेज सेड दैट फ्रीडम मेंट यू शुड बी लुकिंग इनटू द पुलिसमैन इन द आई. वंडरफुल आइडियाज. TLA, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. एंड डीप रूटेड सोशल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स को उन्होंने ब्रेक करने में हेल्प किया. और वही आर्टिकल जेंटल रिवोल्यूशनरी के तौर पे अगर मैं यहाँ बात करूं तो दिया गया, नॉन वायलेंस का पाथ, स्टडी बट कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू नेशन बिल्डिंग थ्रू contribution and creation of self help groups and also cooperatives. टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, उसके बाद जो है उनके थ्रू वुमेन के क्या रिवोल्यूशन लेके आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जितने जनरल स्टडीज पेपर 3 के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर चैलेंजेस, सोशियो कल्चरल चैलेंजेस की बातें हैं, या फिर उसके अंदर कितना पेनिट्रेशन हुआ, उस टाइम तो कोई फाइनेंशियल लिटरेसी जैसी बात भी नहीं थी, वहां हम इनकी बातों को लेके आ सकते हैं. वहां आपको बाल की खाल निकालनी है क्वेश्चंस की. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, डिग्रीज भी मिली, एल्डर्स की मेंबर बनी, और बाकी भी मैं फैक्ट बता चुका हूँ विच आर ऑलरेडी विजिबल ऑन द स्क्रीन ओवर हियर. एंड श्रम शक्ति 1988 में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस था, उन्होंने प्रोड्यूस किया. तो ये एलिमेंट्स हमारे लिए जानने और समझने बहुत जरूरी है. इसके बिना हम नहीं तो बार बार पढ़ते रहेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, और पढ़ने से कुछ खास होता है लेकिन एकेडमिक्स में होता है, ना कि सिविल सर्विसेज में. सिविल सर्विसेज में सोच चाहिए, सिविल सर्विस में विचार चाहिए, सिविल सर्विसेज के अंदर जो है एलिमेंट्स को समझने की एक तार्किक शक्ति चाहिए. नहीं तो नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है. And the next point is, for example, there is a comparative discussion that poverty is down. But in which period poverty is down? That is the next point of discussion. The point of discussion is that whether poverty is down between 2014 to 2021 faster, or it was down between 2004 to 2013. 2004 to 2013, that is basically comparison between the UPA 1 and 2 and NDA period. So there is no debate. Poverty fell faster after 2011. Then surveys showing National Family Health Survey, and then head count ratio, per income per month, and then you are talking about even child mortality, years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, and assets. And well, this is data which is linked with global multi-dimensional poverty index, MPI, and also it is linked with the human development initiative. So this comparison basically showcases that how India is moving faster out of poverty than before.
So my idea is to share and tell you is that you just have to learn how to look at such data. Obviously, it is showing that how things are moving on, how things are happening, and it is showcasing periods also. And it is also discussed. If you go through the article, then it is talking about the milestones. For example, uh, NFHS indicator is a data, national accounts data for income and also consumption. That is also very very important. Because with consumption only you can understand that how much actually is being transferred or what is being happening. Child mortality data, components of MPI index. These are very, very important. So we have already discussed in details about global health, global hunger index. अभी हमने चर्चा भी की बहुत समय, और हमने ये भी बात की वो ठीक है, फॉल्टी है, क्या बोला, और हम वाकई चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या पूरे इंडिया का पॉपुलेशन नहीं है, बच्चों की बात है, एंड सो ऑन। उसके जो जो पैरामीटर्स थे, स्टंटिंग, यू नो, और उसके बाद वेस्टिंग एंड ऑल्सो ऑन। पीटी में वो क्वेश्चंस ऑलरेडी उस डायरेक्शन में आए। मेंस में भी एक बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन आ सकता है, विच विल बी टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ये इंडिकेटर्स क्या शो करते हैं। जो हम डिस्कस अभी कर रहे हैं राइट नाउ, ये भी एक ही क्वेश्चन हो सकता है। तो पेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुई किस वजह से, क्या स्कीम्स पास हो पाई नहीं पाई, क्या मतलब सर्वे क्या कहते हैं, और क्या करना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया। पब्लिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स का रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। इंक्लूसिव नेचर ऑफ ग्रोथ, जिस पे बार बार क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, इंक्लूसिव नेचर ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या है, वो अब है कि पहले थी, और है तो आप उसको कैसे बताओगे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, एक्सेस टू टॉयलेट्स, 10 मिलियन टॉयलेट्स बन गए, बहुतों में पानी भी नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, सौभाग्य योजना, तो ये जो बात है, उसके बाद जो है आप बात करो कुकिंग फ्यूल की, जिसको आप उज्ज्वला योजना कहते हो। फिर उसके बाद आप बात करो ड्रिंकिंग वाटर की, जल जीवन मिशन। तो मैं लेकिन जो टर्म बोल रहा हूँ, अगर आप वैसे ही लिखोगे तो कोई नंबर नहीं आने वाला। आपको तो डेटा देना पड़ेगा, आपको डेटा बताना पड़ेगा, कितना परसेंटेज बढ़ा, कितना परसेंटेज घटा। सीधी बात है। आप देखिए, खुद ही देखिए कि मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा, कितना परसेंटेज घटा। चेंज भी आपको बताना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज पर ईयर किस हिसाब से हुआ और क्या हुआ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हाउसिंग, जितने हमने बात की, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, ये सब एक क्या है, एमपीआई डिप्रीवेशन है। परसेंटेज आप देखिए, डिप्रीवेशन का परसेंटेज घटता चला गया। यू नो फॉर एग्जाम्पल सी, इट इज ओनली 2.7, ड्रिंकिंग वाटर 2.7। तो पहले अगर आप देखेंगे 16.4 था, फिर 11.9 हुआ, फिर 5.7 हुआ, फिर 2.7 हुआ। सो दैट इज हाउ इट इज। सो वी हैव टू लर्न टू सी, कुछ की पॉइंट्स बनाइए और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अगेन, अगर अब मैं बात करता हूं, वाई गॉडमैन जो कन्विक्टेड है हीनियस क्राइम्स के लिए, वो भी रेवर क्यों होते हैं। सोसाइटी के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सोशल इश्यू के हिसाब से भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इवन सोशियोलॉजी के हिसाब से भी ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। जब हम जनरल भाषा में कहेंगे तो हम शायद इसका उत्तर नहीं जान पाते, लेकिन इफ वी सी फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, तब आपको बात समझ में आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट्स आर हैविंग इनॉर्मस इनॉर्मस मोरल एंड सोशल पावर, विच इज मोर सिग्निफिकेंट देन इवन पॉलिटिकल पेट्रोनेज जो उनको मिलती है, उससे ज्यादा उनको मोरल और सोशल पावर मिली हुई है। और इनफैक्ट पॉलिटिकल पेट्रोनेज जो उन्हें मिलती है, इट इज रिजल्ट ऑफ द पॉपुलैरिटी, मास पॉपुलैरिटी। दे हैव गॉट एस्टोनिशिंग पॉपुलैरिटी एक्चुअली। इसीलिए क्रिमिनल कन्विक्शंस के बावजूद, फॉर मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस विच आर नोन टू मैनकाइंड, फिर भी दे आर इनफॉलेबल इन द आईज ऑफ देयर फॉलोअर्स। सो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट बाय हेगल, उन्होंने बोला स्पिरिट, स्पिरिट यानी कॉन्शियसनेस, वो हम सब में इनहेरेंट है, इट इज इनहेरेंटली यूनिवर्सल, लेकिन किसी पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्म में वो निकल कर आती है, पर्टिकुलर पीपल में पर्टिकुलर तरीके से आएगी, जो मतलब वो अपने यूनिवर्सल नेचर का बहुत सारे लोगों में वो अवेयर ही नहीं हो पाता कि भाई क्या नेचर है एक्चुअली में। दैट इज, particular people do not see themselves as a part of one universal spirit. तो हेगल ने बोला ऐसे केस को आप कह सकते हो कि इट इज एलियनेशन फ्रॉम इटसेल्फ, कि people who are manifestations of this universal spirit regard other people
who are also manifestation of the same spirit as something foreign, something else, something external, something hostile. जबकि असल में तो वो पार्टी उसी होल के हैं. भगवत गीता भी जब डिस्क्राइब करती है आत्मन और ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट को, वो भी कहती है ऐसा ही कि भाई हम सब जो हैं बड़े एक यूनिवर्सल स्पिरिट का पार्ट है. डिफरेंट इंडिविजुअल फिजिकल फॉर्म्स हम ले लेते हैं, लेकिन हम इटर्नल इंडेस्ट्रक्टिबल यूनिवर्स का पार्ट है. हेगल बिलीव दैट पीपल डिवाइड ह्यूमन नेचर between essential nature which is immortal and heavenly, और दूसरा नॉन एसेंशियल नेचर which is mortal and earthly. तो जो ये हेगल का आइडिया है एलिनेशन का, इसके अगर हम और ज्यादा सोचें और इस पे जो वर्क किया गया, तो उसमें कहा गया कि ह्यूमन बीइंग जिन्होंने भगवान को बनाया है, उन्होंने ऐसे आइडियाज जो एसेंशियल नेचर हैं, जो ह्यूमन बीइंग के होने चाहिए, वो भगवान में दे दिए. एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है आपका लुडविग फ्यूरबैख ने एक वर्क किया, उसमें उन्होंने बोला कि जो आइडियाज एसेंशियल ह्यूमन बीइंग में होने चाहिए उसको हमने किसको दे दिया? भगवान को दे दिया. एसेंशियल नेचर गिवन टू हायर डिविनिटी. लेकिन वो जो क्रिश्चियन गॉड जिसकी वो बात कर रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग में, वो कहते हैं कि उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इंसान के अलावा भी. इसीलिए यू नो ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को जो है आप लगा लीजिए, वो हायर डिविनिटी का पार्ट या उससे जोड़ के अपने आप को मानेंगे ही नहीं. इट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू रिगार्ड देमसेल्व्स एज हैविंग हाईएस्ट डिविनिटी विद इन देमसेल्व्स. मैंने भगवान जो एसेंशियल कंडीशंस हैं, जो एसेंशियल फीचर्स वो मैंने किसी और में दे दिए, तो मेरे में नहीं हो सकते वो. मैंने अपने आप को एलिनेट कर लिया. विजडम, लव, बेनेवलेंस, जो इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट्स है ह्यूमन स्पीसीज के, लेकिन मैंने उनको प्यूरिफाइड फॉर्म में भगवान को दे दिया कि भाई ये तो भगवान के हैं. और जितना हम ऐसे भगवान के रूप को मानते जाएंगे, उतना हम अपने आप को इम्पॉवरिश या अपने आप को एलिनेट करते जाएंगे. अब जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो मल्टीपल गॉड्स हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं. उसके बाद साथ साथ में आप कह लीजिए ह्यूमन बींग्स जो है फुली कैपेबल हैं अपने दुखों को खुद निवारण करने के लिए. हमने लेकिन बोला भाई मैं अपना दुख खुद नहीं निवारण कर सकता, मेरे को निवारण करने के लिए कोई गॉडली फीचर वाला आदमी चाहिए. ह्यूमन डिविनिटी जो हमने वो बात की आगे. तो हम पावरलेस हैं, हम जो है रिलीफ मांग रहे हैं, हम जो है उनके अपने आप को उनको सुपुर्द कर सकते हैं, उनसे रिलीफ मांगते हैं, उनकी टीचिंग्स को मांगते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं. तो इसलिए इनॉर्मस मोरल पावर आ गई. तो गॉडमैन कौन हुए? गॉड के चहेते हुए, गॉड के रूप हुए. इसीलिए उनको फॉलो किया जाएगा. अगर वो क्राइम भी करेंगे जो ह्यूमन यू नो नेचर और ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट है, तो उनकी जो डिविनिटी है या जो उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनकी प्रिविलेजेस और प्रेजेंस हैं, वो उसको भी माफ करवा देंगे. भाई नहीं किया होगा, हो ही नहीं सकता, झूठ है ये झूठ है, हो ही नहीं सकता. दूसरा, मोस्ट क्राइम्स आर अगेंस्ट वुमेन या फिर गर्ल्स, माइनर गर्ल्स. पैट्रियार्की उसका एक रीजन है. हमारे यहाँ आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इतना प्रोग्रेसिव नहीं है. वुमेन आर आइडेंटिफाइड एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स और उनको मेल के संदर्भ में ही देखा जाता है. सो दैट इज हाउ, whether it is a household, whether it is otherwise in society, these are some of the ways to see things. तो सोसाइटी पॉलिटी जब तक गवर्नमेंट को होल्ड नहीं करेगी इन गलतियों के लिए, तब तक क्रिमिनली लायबल नहीं मानेगी, अकाउंटेबल नहीं होगा, तब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से उनको, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से, रेशनैलिटी से जब तक उनको नहीं किया जाएगा, जब तक गवर्नमेंट का उनके फॉलोअर्स पर ही कंट्रोल रहेगा. क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपनी पॉवर्टी, अपने इम्पोरिशमेंट को तो अपने अंदर से ही दूर कर सकता है.
अपने आप जब हम किसी और को हावी होने देते हैं, देन डेफिनेटली वी डेवलप्ड नॉन साइंटिफिक टेम्पर, वी डेवलप स्पिरिट ऑफ ब्लाइंड फॉलोइंग, नॉट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एंड वी नेवर रिफॉर्म। हमारी कलेक्टिव कॉन्साइंस उसका पाथ फॉलो नहीं करती है। दैट इज व्हाट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी यही कहती हैं। फंडामेंटल ड्यूटी में आप देखिए कौन कौन से आर्टिकल हैं जो ये बात करते हैं। इवन डीपीएसपी में भी आप देखिए कौन से ऐसी बात करते हैं। इवन प्रियम्बल में भी जब हम बात करते हैं तो इसी एंगल से हम देख सकते हैं कि उसके अंदर आखिर कैसी बात होती है। तो मूविंग फर्दर, दो दो एग्जांपल्स। पहला, जनरल स्टडीज पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी। जब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी की, तो उसके हिसाब से है कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग का रूट कॉज क्या कल्टीवेशन नहीं है। पहली बात, आप ओपिएड ड्रग्स या ओपीएम अगर मैं कहूं, उसको आप कल्टीवेट क्यों करते हो? कल्टीवेट होगा, माइंडलेसली कल्टीवेट होगा, बड़े एरिया में कल्टीवेट होगा, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। अफगानिस्तान इज द 80% contributor and producer of opium. It is a crucial pillar of country's economy. तालिबान का एक बहुत बड़ा वेपन है वो ओपीएम, हाई क्वालिटी ओपीएम, पॉपी लीव्स। पीटी में साइंस के एंगल से आपको पता होना चाहिए कि ओपीएम का कौन सा पार्ट यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे प्रोसेस होता है। सिंपल भाषा में आपको गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट दोनों पता होने चाहिए। और फिर उसके बाद तो बस इतना आपको जानना है कि भाई बैन नहीं है, बैन अगर है भी तो नाम मात्र है। द ट्रेड साइकिल आप देखिए इसकी, अक्टूबर नवंबर इट इज प्लांटिंग, अप्रैल जुलाई इट इज हार्वेस्टिंग, बाय अगस्त मोस्ट ओपीएम इज सोल्ड, 1 to 1.5 years harvest to from harvest to heroin consumption markets। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेटर। लोकल कंजम्पशन भी है, एक्सपोर्ट भी है, and it is around 15% of the GDP of the country. So it is a regional concern because it will lead to extremism, it will lead to radicalism, it will lead to terrorism. दूसरा, पीटी के एंगल से अगर मैं कहूं तो मौना लोआ, पहले भी हमने बात की ज्योग्राफी में। तो मौना लोआ, वन ऑफ द 5 volcanoes that together make up the big island of Hawaii, साउदर्न मोस्ट आइलैंड है हवाई आर्किपेलागो। आप इसको एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। कीला हुआ, नोन फॉर टू 2018 इरप्शन, 2018 इरप्शन है। मौना लोआ लास्ट इरप्टेड 38 years ago। इतना काफी है जानना। तो बस इतना जान लीजिए आपको ज्योग्राफी के स्टैटिक क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई वॉल्केनिक इरप्शंस होते कैसे हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, और यहाँ जान लीजिए कि वो है क्या। हाँ, कैसे मेजर हो रहा है ये देख लीजिए। 60 जीपीएस स्टेशंस आर देयर। Scientists are using tilt meters to track the changes in the tilting of the ground to identify when the ground is swelling or deflating। क्योंकि जो आता है उससे आपको पता लग जाता है कि ग्राउंड पे कैसे है पोजीशन है। एक थर्मल वेबकैम भी लगा हुआ है ताकि हीट का प्रेजेंस पता लगे। एक सैटेलाइट रेडार भी है जो ग्राउंड स्वेलिंग और डिफ्लेशन को देख रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग इट। इतना इंटरेस्ट हमारे लिए काफी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो वेंट्स हैं वो जनरली जो है वॉल्केनो की रिफ्ट जोन से बन के बाहर आते हैं। माउंटेन जो है स्प्लिट हो गया ऊपर से, मान लीजिए रॉक क्रैक्स हो गई जो रिलेटिवली वीक होंगी, उसमें से मैग्मा बाहर आ जाएगा, इरप्शन जो है वो आएंगी और उसके बाद जो है वो इट विल बी फ्लोइंग। तो इतना काफी है। बाकी इससे ज्यादा हमें फंडामेंटल आइडिया होना चाहिए। हमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली सारा पता हो। लाइका की बात मैंने पहले भी की थी व्हेन वी स्टार्टेड द लेक्चर। सो लाइका
टॉप डॉग लाइका, लाइका से पहले, लेकिन जैसे मैंने आपको मॉन्कीज गए थे, चिम्प्स गए थे, बाकी चीजें गई थी, लेकिन लाइका एक बहुत फेमस, इट वाज मतलब स्पुतनिक 2 में, अगर मैं सही, स्पुतनिक 1 नॉट 2, स्पुतनिक 2 मिशन, इनफैक्ट सॉरी, स्पुतनिक 2 मिशन से लाइका की जर्नी हुई थी। और जो है इट वाज एन प्रेशराइज्ड, उनको एक कैबिन में रखा गया था लाइका को, और बट इट हैड अ वेरी पेनफुल डेथ एज आई जस्ट सेड। सो लाइका के बाद भी और टेस्टिंग की गई। अमेरिकन रशियन साइंटिस्ट हैव यूज्ड एनिमल्स फॉर टेस्टिंग इन स्पेस, उससे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिला। ये लगा लीजिए कि ह्यूमन लाइफ का बहुत ग्रेट लॉस होता अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ टेस्टिंग नहीं करते और हम डायरेक्टली ह्यूमंस को ही करते, तो दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी सैड फेस। यूरोपियन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया may soon very difficult to operate unless Reserve Bank of India and SEBI are able to negotiate fresh terms with European Security and Markets Authority on the oversight of counterparty institutions। जो इंडिया के 6 सेंट्रल काउंटर पार्टीज हैं, वो डी रिकग्नाइज हो जाएंगी यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन के अनुसार, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो। यूरोपियन बैंक्स जो है वो ऑपरेट करेंगे यू नो एट द लेवल ऑफ कैपिटल दैट इज 40 और 50 टाइम हायर विच इज रिक्वायर्ड देन टुडे। जो 6 इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेटर की लिस्ट पे हैं, जिनको चाहते हैं कि भाई यू नो बातचीत हो और चीजें हो, जैसे एक CCIA, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुपरवाइज बाय RBI। उसके बाद इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंजीनियरिंग, ये सुपरवाइज बाय सेबी। आप पीटी के लिए जान लीजिए कौन किसको ऑपरेट करता है। इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड NSC IFSC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सुपरवाइज बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज एंड सेंटर अथॉरिटी। तो पीटी के लिए ये फैक्ट्स हैं। और ये क्लियरिंग बॉडीज जो हैं, यूरोपियन जो बेंचमार्क्स हैं, उतना अगर वो फुल तरीके से नहीं होगा, देन देयर विल बी एन इशू फॉर द यूरोपियन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, क्योंकि फ्रेश टर्म्स जो है निगोशिएट होनी बहुत जरूरी है। So the next point, there's nothing much to look into sports. Let's go to the next paper.
So let's start with Times of India. I hope it is visible on the screen. So 5G will make healthcare affordable and accessible. We all also know that. And second basic fact that I'm sharing with you is that use of artificial intelligence to cut water usage in apparel design. That is also a wonderful thing. And India is also working, in the direction of making use of 5G for purposes beyond which generally we imagine, not just in case of healthcare, but also in software, artificial intelligence, and also in terms of reliability and security of data and speed of data transmission. Google is going to develop artificial intelligence model for 1,000 languages, 1,000 most spoken languages, and company is going to start a artificial intelligence model trained on over 400 languages. So ये अपने आप में एक बहुत ही important development है. And one more thing I can share with you. NFT जो PT में आ भी चुका है, non fungible tokens, they will now Instagram is going to support NFT sales. So this is also a new development. ये एक मतलब अपने आप में ये चेंजेस आ रहे हैं जो दिखने में छोटे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस. देन ओके, गिव मी अ मोमेंट प्लीज. Canada has recently said that it will absorb around 1.5 million permanent resident over next 3 years, and it is rooted in pragmatism because the government is planning to enhance immigration level that will benefit the economy and also serving their citizens. Canada has a fertility rate of 1.4, well below the replacement rate and one of the lowest in the world. So most developed nations की तरह वो भी grapple कर रहा है challenges of high inflation, slow economic growth, and so on. That is why, uh, you know, there is a severe shortage of labor in Canada. Canada does have unemployed people, around 5.2% of labor force. The problem is the mismatch between the job vacancies, which are mainly of the skilled variety, and the capability of job seekers. तो इसका एक main चीज क्या है? Main इसका one way is to have liberal immigration policy. That is what Canada is doing, and London is not doing. London is behaving in, or you can say England is behaving in an indifferent way. And current economic woes जो developed countries के हैं, they are experiencing job full recession. The keyword here is job full recession. They are having slowdown and they are having
job vacancies also. That is what is job full recession. अगर ऐसा कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक होता रहेगा, it will take a permanent toll on the economic competitiveness of these countries. So immigration is a politically touchy issue, but any government must think about its own national or you can say own self interest. ये मुझे लगा कि एक interesting idea है. That is why I shared it with you. Moving further, what I want to share with you as a fact, Turkey is having annual inflation of 85.5%. 85.5%. Last year it started, lira slumped after central bank started cutting its policy rate. एक easing cycle start की जो कि President Tayyip Erdogan was demanding, and that is how it is having this much of inflation, 85.5%. तो अब आपसे मैं पूछता हूँ, टर्किश जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है वहां पर, तो आप वहां पर टूरिस्ट बन के जाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? आप अगर वहां पे इंडिया से फॉर टूरिज्म पर्पज जाते हैं तो विल यू बी बेनिफिटेड और नॉट? दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर वहां से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, यू आर एक्सपोर्टिंग स्टफ फ्रॉम हेयर ओवर देयर, विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट? और वेदर इंपोर्ट्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट? तो इतने सिंपल सिंपल जब आप खुद काम करके सोचेंगे 1 मिनट के लिए, देन डेफिनेटली योर कॉन्सेप्ट्स एंड क्लैरिटी विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड. इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कपल ऑफ और मोर आर्टिकल्स बड़ा हुआ है, सो वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम. तो पहले वही जो हम बात अब तक पहले भी करते आए थे कि जीएम कॉटन आखिर चाहिए क्यों, वाई जीएम कॉटन इज रिक्वायर्ड. अगर हम बात करते हैं जीएम कॉटन की, तो एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था दैट जीएसी, द नोडल अथॉरिटी, उसने अप्रूव कर दिया. एंड जीन मॉडिफिकेशन ऑफ मोर देन 200 वेराइटीज ऑफ राइस, व्हीट, ब्रिंजल, कैस्टर, कॉटन, उनको भी एक जगह मिलेगी. तो पहले समझना ये कि जीएम कॉटन चाहिए क्यों और बेनिफिट क्या करेंगे. एंटी जीएम बॉडी जो है वो 3 रीजन बताती है. फर्स्ट जो है पहली बात तो यह है, कंट्री की जो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है वो एग्रेरियन क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्या हम इस बात से एग्री कर सकते हैं? सेकेंडली, टेक्नोलॉजी इज बाउंड टू डिप्राइव लाइवलीहुड ऑफ पुअर एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो कि वुमेन और चिल्ड्रन है. क्या ऐसा सच है? तीसरा, इज देयर पॉसिबिलिटी दैट टेक्नोलॉजी कैन डैमेज ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट? यूज ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर जो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हुए हैं वो सबने स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन जीएम टेक्नोलॉजी की जब बात आती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की जब बात आती है विद लेस कॉस्ट लेस वाटर, उसका अपोजिशन क्यों? फूड सिक्योरिटी, हायर इनकम की बात आती है तो उसका अपोजिशन क्यों? सो द ऑथर वांट्स टू से, यू नो because author is a member of the Commission for Agriculture Costs and Prices, CACP. तो उनका कहना है कि GAC's approval for GM mustard is indeed an encouraging sign. जब एडिबल ऑयल हमारा, ऑब्वियसली हमने बात की पहले भी, दैट 30,000 करोड़ वी हैव इंपोर्टेड इन 2010-11 में, और अब आ गया वो 70,000 करोड़ के आसपास. मस्टर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया, और उसका बढ़ा भी है. एक्रेज हैज इंक्रीज्ड, मिलियन हेक्टेयर्स में जो बढ़ा है उसका एरिया, दैट हैज इंक्रीज टू 6.69 मिलियन हेक्टेयर्स.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम आर द मेजर ग्रोअर्स ऑफ क्रॉप। पीटी में भी ऐसा तो आना नहीं चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा उगाता है, लेकिन क्रॉप वहां उगती है नहीं उगती है आपको पता होना चाहिए। 95% क्रॉप तो जो मैंने स्टेट बोले उनमें उगती है। सो प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है। एवरेज प्रोडक्टिविटी, एवरेज जो अगर आप बात करोगे, दैट इज ओनली 13 to 14 क्विंटल पर हेक्टेयर। That is why India need to save labor cost. India need to reduce water consumption. India need to increase productivity of crops. Profitability of crop भी एक important फैक्टर है। इंक्रीज कल्टीवेशन हुआ, लेकिन साथ में जो है कॉस्ट भी बढ़ती चली गई, और जो है हमें उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो क्या जीएम मस्टर्ड के साथ हम लेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से फायदा नहीं उठा सकते? रॉन्ग क्या है? एंटी जीएम क्रॉप, जो एंटी जीएम क्रॉप का जो ग्रुप है, जो एंटी है इनके, एंटी जीएम ग्रुप, वो कहते हैं कि इट इज अ रूट कॉज ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस। बायोटेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर डूब गया। ऐसा होता तो इंडियन फार्मर शुड हैव रिजेक्टेड बीटी कॉटन, जबकि तो सारे एरिया बीटी कॉटन के अंदर में आ गया है। राइजिंग लेबर कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, स्टेगनेंट प्रोडक्टिविटी, ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। दे कैन बी समहाउ टैकल्ड एंड सॉल्व्ड। बीटी कॉटन ने इंटायरली कॉटन क्रॉप का पूरा चेंज कर दिया। बीटी कॉटन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002। इंडिया का जो एरिया था वो भी बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ गई। पर एंटी जीएम लॉबी जो है अभी भी बीटी कॉटन को क्रॉप फेलियर और फार्म सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराती है। देयर इज नो डाउट कि जीएम मस्टर्ड जो है पूरे एरिया को, प्रोडक्शन को चेंज करेगा, बेनिफिटिंग स्मॉल मार्जिनल एंड ऑब्वियसली रिसोर्स पुअर फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर में तो हमें लेना ही पड़ेगा। GM technology is going to dominate 90% of corn, सोयाबीन एंड कॉटन जो कल्टीवेट हो रही है यूजिंग GM सीड, यूएस में हो रही है। ये क्रॉप जो है इंडिया में बाई इंपोर्ट आएंगी अगर हम उन्हें अडॉप्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने ऑलरेडी परमिट कर दिया फार्मर्स को बीटी ब्रिंजल कल्टीवेट करने के लिए। इंडिया की जो जीएम टेक्नोलॉजी है, दैट इज ए सेवियर इन वन वे। कंसर्न जो है कॉस्ट ऑफ सीड, हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, केटल्स एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, वो भी एड्रेस होने चाहिए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। गवर्नमेंट को और रिसर्च करनी चाहिए, और ह्यूज सप्लाई और डिमांड का जो गैप है उसको खत्म करने में मदद करनी चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरी बात करूं, गवर्नमेंट ने क्लाइमेट प्लेज की पेरिस एग्रीमेंट में, और एमिशंस को रिड्यूस किया जीडीपी रेशियो में बाय 45% बाय 2030, अगर हम 2005 के लेवल से कंपेयर करेंगे। क्लीन इन्वायरमेंट सेस, एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में एज ए फिस्कल टूल टू रिड्यूस द यूज ऑफ कोल एंड कार्बन एमिशंस। अब वो किस पे लेवी किया गया? टोटल सेल्स एंड टाइप्स ऑफ कोल इन इंडिया। और उसको मैनेज करने के लिए द क्लीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फंड NCEEF वाज क्रिएटेड इन 2010। और फंड जो है एनवायरमेंटल गोल के लिए रखे गए, जैसे फॉरेस्टेशन हो गया, उसके बाद जो है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन हो गया, एंड सो फोर्थ। इसके बावजूद भी चीजें इनएडिक्वेट रही हैं। इंटेंशन प्योर थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हुआ। जो जो मतलब कि डिजाइन है, आप कह लीजिए कि इकोलॉजिकल पुश के लिए जो हमारा प्रोसेस है वो हमें फायदेमंद नहीं हुआ। जो 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 डिजाइन था क्लीन इन्वायरमेंट सेस का, जो लगाया गया, वो कोल के ऊपर लगाया गया, लेकिन उसके ग्रेड को डिफरेंशिएट नहीं किया गया। इंसेंटिव नहीं दिया गया हायर क्वालिटी ऑफ कोल को यूज करने के लिए, जो लोअर पॉल्यूशन देगा। सेस जो है बाद में जीएसटी में सब्स्यूम हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो एक एक क्लियर कट एज मिलनी चाहिए थी जिस फोकस से फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो यूज होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। उसके बाद जब डेटा हुआ है रेवेन्यू यूटिलाइजेशन का सेस, वो इंडिकेट ओनली 18% ऑफ द एग्रीगेटेड रेवेन्यू कलेक्टेड बिटवीन 10 to 8 2018 was used for the intended purpose, and rest we don't know. Inefficiency of the government to use it. तो ये एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ आप कोई चीज इंट्रोड्यूस करने से नहीं हो सकती, उसको लास्ट माइल तक लेके जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट मस्ट रिलाई ऑन फिजिकल टूल, लेकिन ये पुअरली डिजाइन जो CEC जैसे एग्जांपल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरीके से अ, आपने इकोलॉजिकल टैक्स तो लगाया, लेकिन ये टैक्स जो है वो आपने गलत जगह लगाया, गलत तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को ग्रेडेड फॉर्म में कोई भी इकोलॉजिकल रेवेन्यू जनरेशन का टूल यूज करना चाहिए, नॉट इन ए जनरल सेंस। टैक्स बेस के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, टैक्स बेस बल्कि ब्रॉड होनी चाहिए। जो इंडस्ट्रीज मोस्ट पॉल्यूटिंग है, जो एयर पोल्यूशन या बाकी सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी ज्यादा कर रही है, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा होना चाहिए, ताकि उनको हम इनकरेज कर सकें
इंसेंटिवाइज कर सकें, और हम उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से हम मिटिगेशन की तरफ भेज सके। तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज वन एग्जाम्पल जिसको हम कह सकते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए था। अब अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कल हमने चर्चा की थी इन आवर लास्ट लेक्चर, एक आर्टिकल आया था कि महाराजा हरि सिंह का क्या रोल था क्या नहीं था, लेकिन आज हम बात करते हैं कि कैसे इंडियन कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी, पटेल एंड इवन नेहरू, दे वर कंप्लीटली इंसिस्टिंग ऑन द फैक्ट कि हर हाल में जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन इंडिया में हो जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं चाहता था। आप बुक्स के नाम देख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया बाय वीपी मेनन एंड द ग्रेट डिवाइड बाय एचवी हडसन एंड मिशन विद माउंटबेटन बाय एलन कैम्पबेल जॉनसन। मेनन साहब कौन थे? मेनन वाज सेक्रेटरी टू द होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जॉनसन क्या थे? जॉनसन थे माउंटबेटन के प्रेस अटैची। अब यानी कि इंडियन लीडर्स क्या जम्मू एंड कश्मीर को स्ट्रेटेजिक वैल्यू देना चाहते थे? चाहते थे। इंडियन लीडर्स इस बात के लिए बिल्कुल श्योर थे कि वो गुरदासपुर का बंटवारा नहीं होने देंगे, गुरदासपुर को भारत के पास रखेंगे, क्योंकि वही एक लैंड लिंक था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसीलिए 2/3 ऑफ ईस्ट पंजाब भारत के पास आया। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर मुझे गुरदासपुर मिल गया तो पाकिस्तान को ही जम्मू कश्मीर मिलेगा और महाराजा ऑफ कश्मीर के पास कोई चॉइस नहीं होगी। लेकिन पटेल एंड नेहरू जी वो नहीं चाहते थे। पटेल जी और नेहरू जी भी दोनों इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दे वर असिस्टेड बाय मेनन सर। तो सिर्फ कश्मीर की बात ही नहीं है जो हम पढ़ते आए हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, वो भी हमने पढ़ा है, लेकिन 15 और भी ऐसे प्रिंसेस स्टेट थे जो बहुत ट्रबलसम थे। उनमें सबसे ट्रबलसम एक थे जोधपुर के राजा। महाराजा ऑफ जोधपुर का डिसीजन था कि मैं तो पाकिस्तान ज्वाइन करूंगा, और जो है उसकी वजह से सीरियस कम्युनल ट्रबल भी होने वाली थी। लेकिन महाराजा फाइनली साइंड द एक्सेशन पेपर्स, बट ही वाज वेरी रूड एंड ही थ्रेटन्ड इवन मेनन साहब कि मैं उनको मार डालूंगा। महाराजा ऑफ कश्मीर भी ऐसा ही करते रहे। उनके रिलेशंस नेहरू के साथ सही नहीं थे। 1946 में नेहरू अरेस्ट हो गए थे जब वो श्रीनगर गए, और शेख अब्दुल्ला की मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि नेहरू जी ने बोला आप शेख अब्दुल्ला को रिलीज क्यों नहीं कर देते हो, और उनको जो है पर्सनल लाइबिलिटी जो है ये नुकसान दे रही थी। इसी तरह से महाराजा से मिलने के लिए जेबी कृपलानी भी गए श्रीनगर। पटेल ने भी जो है रूलर ऑफ पटियाला, कपूरथला, फरीदकोट, इनको उन्होंने भेजा। पटेल सर भी लगे हुए हैं, नेहरू जी भी लगे हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। माउंटबेटन हिमसेल्फ वेंट टू कश्मीर इन जून 1947, जून 17 टू 23। लेकिन उन्होंने जो है नेहरू सर से बोला, नेहरू जी से बोला कि भाई ये मतलब कि गड़बड़ है, चीजें हो नहीं रही है। और नेहरू जी ने पूछा उनसे कि भाई जो रामचंद्र काक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको हटा दिया जाए, जम्मू कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और शेख अब्दुल्ला को रिलीज किया जाए। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर, जो रियासत होती थी उस रियासत सदर के जो हेड होते थे वो राजा हो गए, और जो चला रहा है रियल गवर्नमेंट को, जो रन कर रहा है, उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते थे। तो होना ही चाहिए था कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टाइम पर ही जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब गांधी जी भी गए, गांधी जी भी गए, और गांधी जी वाज आल्सो वेरी श्योर कि भाई, और वो चाहते भी थे कि कश्मीर जो है वो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। नेहरू जी के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। लेकिन महाराजा जो थे वो चाहते थे कि इंडियन लीडर्स वहां ना आए। इंडियन लीडर्स आएंगे तो मेरी पीस डिस्टर्ब होगी, वहां पर जो है कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इसीलिए माउंट बेटन वाज हैविंग एन इंक्लिनेशन कि राजा साहब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले। लास्ट में पटेल सर और गांधी जी, उन्होंने इंटरवीन किया, और वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में वहां पहुंच गए। गांधी जी की विजिट आई, काक ने रिजाइन किया, और महाराजा साहब ने जो है कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया और शेख अब्दुल्ला को फ्री भी कर दिया। लेकिन इधर से जो है उनकी जो आर्मी थी वो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स थे, उनको भी उन्होंने टैकल करना शुरू कर दिया। नेहरू जी पटेल सर को रिमाइंड कराते रहे कि अर्जेंसी है एक्सेशन में, जल्दी करो जल्दी करो, और अगर हमने ऐसा नहीं किया, सर्दियां आ रही हैं और वो कश्मीर को भारत से काट देगा। और सारा का सारा जो है पाकिस्तान जो है वो मतलब तैयार बैठा है इस बात के लिए कि वो जो है
कश्मीर जब आइसोलेट हो जाएगा विंटर्स में, देन इट में ऑब्वियसली अटैक इट। अक्टूबर में एक डिफेंस कमेटी बनाई गई विद माउंटबेटन एज चेयरमैन, नेहरू पटेल एंड गोपालस्वामी अयंगर एज मेंबर्स। सरदार साहब ने प्रिवेल किया महाराजा के ऊपर कि भाई मेहरचंद महाजन को आप अपना नया प्राइम मिनिस्टर बनाइए। ये जब सब चीजें हो रही थी, इसी बीच में जिन्ना ने मिस्टेक की और उन्होंने कश्मीर पे इन्वेजन कर दिया अक्टूबर 22 पे, आर्म्स ट्राइब्समैन के फायदे से। इंडियन आर्मी गई और इंडियन आर्मी ने फोर्स किया। महाराजा ने फोर्स क्या किया, महाराजा ने जो है एक्सेशन पेपर साइन किए, मैंने साहब को दिए और वो जम्मू चले गए। तो ये एक सिंपल भाषा में हमने सीखा, हमने जाना कि कैसे जो है अ, आप कह सकते हैं कैसे अ, जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन भारत में हुआ। दूसरा, अगर हम बात करें, हम पहले भी इला भट्ट जी की बात कर चुके हैं, ग्लोबल मूवमेंट की बात कर चुके हैं, डेफिसिटिक गवर्नेंस की हम सब चीजों की बात कर चुके हैं, और हम ये भी बात कर चुके हैं कि बीबी दैट इज नेतन्याहू जी, ही इज यू नो इलेक्शन जीते हैं वो। एंड देन इसमें से और हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। नाउ कमिंग टू द हिंदू। बात करते हैं हम एक ऐसे फैक्चुअल और एनालिटिकल आर्टिकल की, जिसमें जो है हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे शर्म अल शेख में जो इजिप्ट में बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की अगर वहाँ पे चर्चा नहीं होती है, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी उसका एक कारण है जो हमारी ग्लोबल एनर्जी शॉर्टेज को प्रमोट कर रहा है। और उस केस में अगर मैं बात करूं, वानु यू नो वानुआतू, अ स्मॉल पैसिफिक आइलैंड, जो चाहते हैं कि एक यूनिवर्सल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी टू बैन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब बताइए किस हद तक ये सच है, किस हद तक ये हो सकता है। लेकिन जो वानुआतू है, वानुआतू रिप्रेजेंट्स a strong and vocal group of small island developing states जिनकी वॉइस सुनी जानी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो इंडोर्समेंट मांग रहे हैं गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट, सिविल सोसाइटी एंड इवन मेयर ऑफ कोलकाता, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो वन जो ये प्ले है, ये इस बात पे आई है कि धीरे धीरे कोल का फेज आउट होना चाहिए। हम तो कर नहीं पाएंगे, अभी हमने इतनी चर्चा की, हमारे पास ऑप्शन क्या है। इनएफिशिएंट मैंने माना, इनएफिशिएंसी तो कम होनी चाहिए, लेकिन हाई ग्रेड कोल, अभी मैंने कोल के टैक्स की भी आपसे बात की जो बात की, लेकिन इंडिया कैसे कर पाएगा। तो जो अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है, वो जो है फॉसिल फ्यूल एलिमिनेशन की बात करता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इंडिया ने तो एग्री किया फेस डाउन के लिए ग्लासगो में, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को वो भी ऑब्जेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास तो हमने तो एक फ्लेक्सिबल टाइमलाइन भी दिया है, और लेकिन फैक्ट ये है कि इसके इम्प्लीकेशंस भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक यूएन मैंडेट अगर हो जाएगा, वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पॉल्यूटिंग कंट्रीज की छोड़ दोगे जो ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं, फिर क्या होगा। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल इनोवेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो उसका फायदा क्या होगा। तो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि यूएन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। क्लाइमेट चेंज के मैटर को ग्लोबल सिक्योरिटी की तरह जो देखा जाता है, ग्लोबल सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी उसमें बात करनी चाहिए। बिकॉज जो इंडिया है, इंडिया का रोल ये है कि जो कंट्रीज ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जिन कंट्रीज की वजह से आज ये सिचुएशन है, वी कैन नॉट लेट देम ऑफ, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ, व्हाट आई शुड से, इन द प्रोसेस ऑफ इमेंसिपेशन, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलपिंग। तो कोल फेज डाउन एक सिर्फ वो नहीं है, कोल तो हमारा प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है, जैसे मैंने आपसे बोला।
हमें जिद करनी है इस बात की, और भी सस्टेनेबल आइडियाज को हमें देखना है। डेवलपिंग इकोनॉमीज है, सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो रिस्पॉन्सिबल है लेविश और इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को, उसको रोकना है। उसके लिए आ जाता है फिर डेवलप वर्ल्ड। जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड लाइफ, उन्होंने इशूर किया। वो उसकी बात तो नहीं, उसकी बात करनी चाहिए। वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट चेंज इश्यूज, दैट वी एग्री। सो दैट इज व्हाई जब भी आपके सामने कोई ऐसा रेडिकल एलिमेंट आता है, कोल बंद कर दो, ये कर दो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो हमें ऑब्वियसली उस चीज को एकदम से वो नहीं करना है। एकदम से यू कैनॉट से नो, यू हैव टू जस्ट कम आउट विद एन आइडिया एंड जस्ट देन यू हैव टू रिबटल द फैक्ट। आप उसके बाद रिबटल कीजिए, देन इट विल बी रियली बेनिफिशियल। चाइना, द 20th कांग्रेस पार्टी जो है, उसकी अगर हम रोड अहेड की बात जब हम करते हैं, तो बात ये होती है कि इंडिया को कैसे आगे देखना है, इंडिया का फ्यूचर कैसे होगा, जो हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो वे फॉरवर्ड जो है वो इंडिया का तो ये है, नीदर इंडिया इज गोइंग टू गेट टू मच सपोर्ट completely depending upon Russia, neither India is going to too much support from the Western world. Both are having their own, limitations and dichotomies. China's economy is going to grow. India must work on its own, आत्मनिर्भर जिसको हम बात करते हैं। इंडिया मस्ट क्रिएट इट्स ओन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जो हम कर भी रहे हैं। एंड देन वी मस्ट नॉट leave any stone unturned for indigenization of defense, along with great focus on China, especially on the border issue. इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज में भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का रिसिपिएंट बनेगा, और इंडिया को अगर मिलता है, तो चाइना को ऑब्वियसली हम चैलेंज कर सकते हैं। और मिलिट्री मसल चाइना के पास हमसे ज्यादा है डेफिनेटली, लेकिन इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग। सो इसीलिए सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया जो है कॉशन रहे, इंडिया का वाटर से लेकर क्लाइमेट से लेकर इवन सिविल 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 जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स, वो भी हमें देखने होंगे। सो ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट वाज जस्ट अ रिवीजन फॉर यू, एंड आई वांटेड यू टू हैव अ लुक कि और हम क्या देख सकते हैं। पीटी के लिए अगर मैं और कोई फैक्ट कहूँ, तो अ, उससे पहले देखिए कितना अच्छा एलिमेंट यहाँ पर आया हुआ है कि नो अदर कंट्री हैज द लोकस्ट नेटिव टू स्पीक इन कश्मीर। तो कश्मीर के बारे में सिर्फ भारत बोलेगा, कश्मीर के बारे में सिर्फ हम बोल सकते हैं, कश्मीर के बारे में हम बोलेंगे क्योंकि दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू आल्सो build the pitch in your answers and also in your understanding, just for your own mental and your philosophical makeup, मैं ऐसा कह रहा हूँ। दैट इज ओके, हम नेक्स्ट पेपर की तरफ जा सकते हैं। So next we are opening up. So Americans war on prices is the fueling global इन्फ्लेशन, इज फ्यूलिंग इन्फ्लेशन ग्लोबली। देखिए हमारे सामने एक चार्ट है, एक मैप है। रिटेल इन्फ्लेशन जो यूएस का दिखाया है कितना है, 2 नवंबर को यूएस फेडरल रिजर्व ने अगेन रेज किया फेडरल फंड्स रेट को। एंड देन इज इट द रीजन फॉर द होल वर्ल्ड टू थिंक कि इन्फ्लेशन उससे बढ़ रहा है? अगर हम उसकी बात करें तो हम क्या सोच सकते हैं, आप कैसे इसको देखोगे? तो पहले हमें जानना है व्हाई द Fed raised the fund rate. The federal fund rate is the interest rate at which the bank lends money to other banks on overnight basis, जैसे आरबीआई करता है। अगर ये रेट बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो शॉर्ट टर्म रेट्स भी बढ़ेंगे, बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए, फर्म्स के लिए। और बोरोइंग अगर एक्सपेंसिव हो जाएगी तो कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बोरो लेस, दे आर लाइकली टू बोरो, एंड दे आर लाइकली टू बोरो लेस, और बोरो लेस होगा तो स्पेंड भी लेस होगा। तो इससे क्या होगा, सेविंग रेट्स राइज हो जाएंगे, कंज्यूमर जो है अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन करेंगे। इससे क्या है, डिमांड कम होगी, और जो है ऑब्वियसली जो चेजिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, थोड़ा सा कम हो जाएगा। दैट इज वन पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूं कि, जस्ट अ मोमेंट, ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट है, ये इंटरेस्ट रेट फर्म्स को कैसे इंपैक्ट करेगा? एज आई सेड, हायर इज द इंटरेस्ट रेट, एक्सपेंसिव बोरोइंग बिकम्स एक्सपेंसिव। कंपनी बोरो लेस कर पाएंगी, इन्वेस्ट लेस कर पाएंगी, जॉब्स लेस क्रिएट होंगी, वेजेस भी फिर स्लो पेस के ऊपर ग्रो होंगी। That is how in theory it works. Higher interest rates have, they are going to, as I told you, they are going to push down the consumer demand. जैसे हाउसिंग सेल्स का एक एग्जांपल हमने ले लिया। सिमिलरली अगर हम कहें कि वेज इन्फ्लेशन को यूएस में अगर आप बात करते हो, तो उनका क्या कहना है कि लेबर मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली टाइट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत थोड़ा है, वेज ग्रोथ बढ़ी हुई है, हाई वेज इन्फ्लेशन है। जैसे भी मैंने आपसे अभी बात कहा था कनाडा की, जैसे मैंने बात की थी, या यूके की बात हम करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अमेरिका जो भी करेगा उसकी हेजिमोनी है, अमेरिकन कॉमर्स, अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन इकोनॉमी, इट इम्पैक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि ओवर टाइटनिंग हो जाएगा, ओवर टाइटनिंग हो जाएगा यानी कि ज्यादा ज्यादा अपने रेट्स रेज करती जितने रिक्वायर्ड थे। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन एलिवेटेड फिर भी अगर है, तो अगर आप ज्यादा रेट ज्यादा कर दोगे तो उसके भी अपने रिpercussions होंगे। दैट इज व्हाई दे डू नॉट वांट कि भाई कि रेट मस्ट बी रेज सो मच, एंड ऑल्सो इट इज इम्पैक्टिंग ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग हमने रुपी की इतनी बार बात की कि रुपी की जो वैल्यू है, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, हाउ इट इज लिंक्ड विद डॉलर। वही जैसे मैंने कहा कि जैसे इंटरेस्ट रेट राइज होंगे, मनी इज लाइकली टू मूव फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू द यूएस, और जैसे ही मनी मूव करेगा, डॉलर जो है वो अगेन उसको वैल्यू मिलेगी, जैसे इंडियन रुपए के अगेंस्ट मिलेगी, थाई, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? इंपोर्ट हमारे लिए एक्सपेंसिव होते जाएंगे, और यूएस जो है अपने डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उसके चक्कर में पूरे वर्ल्ड में जो है आप इन्फ्लेशन जो है क्या कर दोगे? आप इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर दोगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा टेक अवे है कि यू आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग इन्फ्लेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन इन द चे इन द माइंड ऑफ डूइंग द वर्क इन सच ए वे कि भाई अपने फायदे के लिए आपने नुकसान किया। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम कर रही है कैपिटल स्पेंडिंग अबाउट 10 ट्रिलियन फिजिकल ईयर में, बोर्ड बना रही है, रोड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रही है, प्लान इज एम्बिशियस, लेकिन गवर्नमेंट उसको मनी कहाँ से लाएगी और उसका सब्सिडी बिल कैसे बियर करेगी? दैट इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्वेश्चन आस्क्ड। 1.52, आप कहेंगे 1.52 ट्रिलियन अगर मैं बात करूं। ग्रीन बॉन्ड्स हमने पहले भी चर्चा की थी, ग्रीन बॉन्ड्स की, ये हमें ऑलरेडी पता है। ग्रीन बॉन्ड्स की हमने लास्ट लेक्चर में ही चर्चा की थी। प्लान्ड रिडक्शन अगर मैं कहूं, तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट अभी टू प्रोटेक्ट इज डोमेस्टिक सप्लाईज, और जो बायोफ्यूल डिमांड में जो राइज हो रही है, इंडिया जो है सेकंड लास्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है शुगर का, वो अपने एक्सपोर्ट को कट करेगा। तो इससे क्या हो, पूरे वर्ल्ड की शुगर की सप्लाईज में फर्क आएगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे हम प्लान्ट रिडक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं एक और भी एग्जाम्पल दूं आपको वोडाफोन का, तो वोडाफोन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। गवर्नमेंट ने वोडाफोन के प्रमोटर्स को बोला है कि वो और फंड लें और जो है 16,000 करोड़ को इक्विटी में करें। तो लेटेस्ट गवर्नमेंट का जो मूव है उससे जो है टेलीकॉम सेक्टर के लिए हम कह सकते हैं इट वाज अनेबल टू सिक्योर फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर जो वोडाफोन है, इट इज ट्राइंग टू रेज अराउंड 20,000 करोड़ इन डेट एंड इक्विटी सिंस 2020। तो एडिशनल इक्विटी इक्विटी जो प्रमोटर्स के पास से आएगी वो कंपनी के स्टॉक को रोकने में मदद कर सकती है, और पैसा उसको लगाना पड़ेगा। And last but not the least, गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, आई वांट टू डिस्कस विद यू, टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ न्यूट्री सीरियल्स, to boost the exports of products which are definitely healthy and which are definitely going to bring forex to India, like USA, UK, Belgium, Netherlands, Japan, UAE, Saudi Arabia, and the role is by APEDA. अपेडा आपको पता होना चाहिए, अपेडा का रोल क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी।
अपेडा। अपेडा ने कोलैबोरेट किया जो है इंडियन मिशंस के साथ अब्रॉड में, और वो सीरीज ऑफ इवेंट इट इज डूइंग टू प्रमोट मिलेट्स, क्योंकि इन 2023 इज इज सीन एज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन दिया है कि इट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। टाई अप कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, तो गोल है कि भाई 100 मिलियन क्रॉस कर जाए। इट्स अमेजिंग। एंड अपेडा का आप देखिए, अपेडा का मैंडेट क्या है, अपेडा का मतलब आई नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप बेसिक देखिए अपेडा का रोल क्या है, अपेडा करती क्या है, क्या भेज रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर फोकस करती है, एक्सपोर्ट्स करती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे नूडल, पास्ता, स्नैक्स, स्वीट्स, उनको किया जाता है। इंडियन मिशन जो है वो की मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और आप कह सकते हो कि नाबार्ड, नाबार्ड का जो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी कर रहा है। तो R&D में इसका एग्जांपल आ जाता है, एग्रीकल्चर का R&D में इसका आ जाएगा। इंडिया की अगर आप बात करोगे तो सोरगम यानी जवार, पर्ल मिलेट यानी बाजरा, फिंगर मिलेट यानी रागी। तो उसका आपको पता होना चाहिए कि जो है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश किसका शेयर कितना है मिलेट्स में। और FAO का ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन में इंडिया का शेयर कितना है। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लीडिंग, सारे फैक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी आए दिए ही हुए हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। एस्टिमेटेड शेयर वर्ल्ड में 41% है। और ये न्यूट्री सीरियल्स है, गवर्नमेंट ने उसको 2018 में न्यूट्री सीरियल्स बोला, एंड दे आर पार्ट ऑफ द पोषण मिशन अभियान। 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो वैल्यू चेन क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑन मिलेट रिसर्च, उसके 250 स्टार्टअप्स जो एक्ट कर रहे हैं साथ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ जुड़े हुए हैं, और एलाइड सेक्टर्स में भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे आपकी रफ्तार, remunerative approaches for agriculture and allied sectors rejuvenation. I repeat, remunerative approaches for agriculture and allied sector rejuvenation है फ्लैगशिप स्कीम है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की। तो ये मैंने एक आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही नहीं इंपॉर्टेंट है, हमें इसके थोड़ा आगे जाना पड़ेगा जब आप इससे नोट्स बनाएंगे। और मेंस के लिए तो कोई एक जगह तो आप सारा ये यूज नहीं कर पाएंगे, मेंस में तो कहीं भी डायरेक्ट काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन का एक एलिमेंट का पार्ट हो सकता है। इसको सुनिए, समझिए और रिवाइज कीजिए और चीज को खत्म कीजिए। और आगे के क्वेश्चंस आप मुझसे पूछिए, जब मैं आपसे बात करता हूं दोबारा, या हम जो है पॉइंट्स को बनाते हैं, हम दोबारा डिस्कस करते हैं आपका कहाँ कहाँ पर क्या पहुंचेगा, तब हम बाकी बातें उसके साथ करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, एंड डू लाइक, शेयर and promote your success along with the channel. Thank you very much. All the best.